Now, my dear fellows, I have ended part 6 on this particular slide. और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रिसर्च करनी है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको. तो स्टार्टिंग विद द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च, वी हैव टू वर्क फॉर द स्टडी डिजाइन. अब ये स्टडी डिजाइन क्या होता है? देखें, आप अगर मेडिकल फील्ड से या किसी फील्ड से भी हैं, याद रखें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी सेट करने हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? याद रखें, ऑब्जेक्टिव वो टॉपिक्स कहलाते हैं, वो एरियाज कहलाते हैं जिन्हें हम एरियाज ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं. आपका इंटरेस्ट जिस चीज में भी है, अपनी फील्ड के अंदर अगर आप प्रोफेशनली माहिर हैं तो आप कुछ चीजों को बहुत पैशन के साथ करते होंगे. तो जो आपका पैशन है उसमें से ढूंढें. ये ऑब्जेक्ट, ये एरियाज वहां से मिल जाएंगे आपको. ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव आप सेट कर लेंगे, यार इन ऑब्जेक्टिव से मुझे काम करना है, तो उसके फौरन बाद जो जरूरत पेश आती है वो इस चीज की कि जिस ऑब्जेक्टिव को आपने फाइनलाइज किया है, स्पेसिफिक किया है, क्या उससे रिलेटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके आसपास, तो योर रिसर्च विल बिकम मोर इजियर. अगर ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें जो आपके मुल्क में ना हो, बल्कि वो किसी बाहर किसी मुल्क में मौजूद हो, तो आपको वहां तक ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी. तो रीजनल रिसर्चेज जो है वो ज्यादा कारआमद रहती हैं. जब आपने देख लिया रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उसके बाद क्या करें? उसके बाद आखिरी चीज ये देखनी होती है एथिकल कंसिडरेशन की. याद रखें, रिसर्च तो किसी चीज पे भी हो सकती है. रिसर्च बहुत ऐसी चीजें पे भी हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है, मुतनाज़ हो जाती हैं. और जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां पर आप देखें वोलेटाइल तबीयत के लोग, जज्बाती लोग हैं. ये पहले एक्ट करते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि क्या कर गुजरे हैं. ये आप कहते हैं ना कि वो आधा सुनते हैं, क्वार्टर समझते हैं और डबल रिस्पॉन्ड कर देते हैं. ऐसे लोग होते हैं. एक चैनल था हमारे पास, न्यूज चैनल, उसने एक गलत प्रोग्राम नशर कर दिया, तो जितनी बैशिंग उस चैनल की हुई, इतनी उसकी रेटिंग में ड्रॉप डाउन आया, वो सब ने देखा. मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप गलत रिसर्च पे लग गए, तो ये रिसर्च गलत नहीं होगी, यकीनन रिसर्च कोई भी गलत नहीं होती, लेकिन टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करें कि जो लोगों के दरमियान तनाज़े का सबब ना बने. जब इन तीन चीजों को आप देख लें, तो उसके बाद आप अपने रिसर्च पे आगे जा सकते हैं. और स्पेसिफिकली स्पीकिंग, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके लिए रिसर्च आसान है. कैसे आसान है? ऐसे आसान है. अब आप देखें, हर डॉक्टर इस बात को पे एग्री करता है कि पेशेंट्स से वो डील करता है डेली. उसके पास पेशेंट्स आते हैं. जब उसके पास पेशेंट्स आते हैं तो उसके पास प्रेस्क्रिप्शन नोट्स भी बन रहे होते हैं. बिल्कुल बन रहे होते हैं. अब जो डॉक्टर्स बैठे मेरी बात सुन रहे हैं तो वो कहेंगे हाँ यकीनन. अब मेरा उनसे सवाल है, ये बताएं, ये आपके जो चार्ट नोट्स हैं, प्रेस्क्रिप्शन के कागजात जो पेशेंट वाइज हैं, ये किस फाइल में? तो अब आप रिकॉल करेंगे, यकीनन वो एक फाइल में मौजूद हैं. सब ये कहेंगे हाँ, सारे डॉक्टर्स फाइल है. किधर है वो फाइल? वो फाइल किसी वार्डरोब में रखी हुई है आपके. अगर वो किसी वार्डरोब में या ड्रॉर में रखी है, तो फाइनली वो किधर जाएगी? अब ये सोच के बताते हैं, वो चली जाएगी स्टोर रूम में हमारे हॉस्पिटल के. अच्छा, स्टोर रूम से किधर जाएगी वो? जाहिर स्टोर रूम जब फुली ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो वो स्टोर रूम से उसको शिफ्ट कर देंगे कहीं और. कहीं और शिफ्ट नहीं करेंगे, वो रद्दी वाले को बेच देंगे. कहीं खुल के ऐसा ही होगा. अच्छा, रद्दी वाला क्या करेगा? उसका रद्दी वाला किसी जगह बेच देगा जहां पर उसके लिफाफे बन जाएंगे. सही है. जब उसके बैग्स बन गए, तो उन लिफाफों के अंदर क्या बिकेगा? पकोड़े और समोसे, जलेबियां. तो देखें, बहुत माजरत की बसत माजरत मैं आपसे ही कह रहा हूं कि क्या आप चाहते हैं कि आपका इतना खूबसूरत डेटा, उसके अंदर ये पकोड़े और समोसे बिक रहे हो या पान लपेटे जा रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यकीनन अब भी वक्त है कि इन चार्ट नोट्स को निकालें. मैं एडवाइस नंबर 1 करने वाला हूं आपको रिसर्च के हवाले से. मेरी एडवाइस ये है कि ये चार्ट नोट्स निकालें. आपकी पूरी फाइल है, ये एक अदद खूबसूरत डेटा आपका जनरेट कर देगी. प्लीज राइट डाउन दिस पर्टिकुलर डेटा आइदर बाय योर सेल्फ और विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ योर पेयर और सबऑर्डिनेट. उसको दे दें आप. एक्सेल के अंदर ये डेटा एंटर करते रहें. 70 to 100 ऑब्जर्वेशंस भी अगर इसकी जमा हो गई, ये खूबसूरत डेटा एक आर्टिकल लिखने के लिए रेडी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं. अब इसके बाद एक ओवरव्यू मैं कर लेता हूं कि की कंटेंट्स क्या होते हैं एक मेडिकल रिसर्च पेपर के. एडवाइस मैं आपको कर चुका हूं, डेटा आपके जहन में होना चाहिए कि वो है आपके पास. सबसे पहले स्पेसिफाई द टॉपिक एज आई हैव टोल्ड यू अ स्लाइड बिफोर, कि वो किस तरह से करना है. वो आपका पैशन है, ये वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आप काम करना चाहते हैं. इसके बाद प्रीवियस फाइंडिंग. यकीनन जब आप एरिया अपना टॉपिक बना लेंगे कि इस टॉपिक पे आपने काम करना है, तो इसका मतलब यू आर नॉट ओनली द फर्स्ट वन हु इज डूइंग दिस रिसर्च. यकीनन आपसे पहले कुछ ऑथर्स इस पे लिख चुके होंगे. तो इट इज टाइम टू गो फॉर दोज फाइंडिंग्स जो सिमिलर रिसर्च की पहले से पब्लिश है, उन्हें पढ़ना है आपने. अच्छा, जब आप उन्हें पढ़ेंगे और अपने मेंटोर से जब बात करेंगे, तो आप हाइपोथेसिस सेटअप करने के काबिल हो जाएंगे
ये भी मैं इन्हीं लेक्चर्स में बताऊंगा कि हाइपोथेसिस किस तरह से बनती हैं। इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा जिसके बाद यू विल बी एबल टू सेट अप द हाइपोथेसिस। और मेरे हाइपोथेसिस के लेक्चर्स में जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं उनको भी आप अलग से देख सकते हैं, सिमिलर हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं। इसके बाद फिर मेथड्स, क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाना है, क्वांटिटेटिव रिसर्च पे जाना है। विच स्टैटिस्टिकल मेथड डू यू प्रेफर टू प्रोसीड, तो उसके हिसाब से ये हाइपोथेसिस वगैरह के हिसाब से ये मेथड डिसाइड होते हैं। उसके बाद फाइनली यू, क्योंकि हर कोई अक्ले कुल नहीं होता, कुछ चीजें आपकी एनालिसिस से रह जाएंगी, वो आपकी लिमिटेशंस में आ जाती है। ये एरियाज हमने कवर नहीं किए जिन पर दूसरे ऑथर अब काम कर सकते हैं, या वी आर प्लानिंग टू वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर एरियाज जो कि इसमें रह गए, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। रिजल्ट्स हम शो करते हैं, रिजल्ट के बाद कंक्लूजन डिस्कशन होता है, और आखिर में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस राइटिंग जो होती है वो हो जाती है। तो यहां तक तो एक बात हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है ये मैं अभी आपको बताता हूं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ लिटरेचर रिव्यू का एक फ्लेवर दे दूं। लिटरेचर रिव्यू को मुख्तलिफ रिसोर्स पर्सन मुख्तलिफ अंदाज में बताते हैं, लेकिन सिंस इट इज द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, क्योंकि करंट पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प में आपको बताऊंगा इसमें कैसे करना है। लिटरेचर रिव्यू, एज आई टोल्ड यू, कि आप प्रीवियस फाइंडिंग्स देखेंगे, राइट। जब आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स अब आपने सर्च करने हैं, और वो आप लाइब्रेरीज में जाके सर्च कर सकते हैं। जिस तरह, अगर मैं उस फिल्म का हवाला दूं, मुन्ना भाई MBBS, तो पहले आई थी वो, उसके बाद उसका रीमेक बना लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें आपने देखा होगा कि गांधी के ऊपर वो जब आर्टिकल्स पढ़ने जाते हैं, संजय दत्त हैं जो कि वहां पर मेन हीरो हैं उसके, मुन्ना भाई, तो वो पढ़ते रहते हैं और इतना पढ़ते हैं कि उनके ब्रेन के अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके ऊपर वो पूरी फिल्म बनी हुई है। खैर, मैं उस बात पे नहीं डिस्कस कर रहा। अब प्रीवियस फाइंडिंग्स कहीं से भी मिल सकती हैं, उनका काम ये होता है आपका कि आप उन्हें पढ़ें। पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको ये समझ में आ जाता है कि जो ऑथर है जिसने ये रिसर्च की है, जो सिमिलर टू माय स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफाइड टॉपिक है, तो उसके अंदर इस ऑथर ने क्या बताने की कोशिश की है। और उसके बाद आप उसको चंद लाइनों के अंदर समराइज करके लिखते हैं, जो आप उसको एलिब्रेट करें कि आपने किस नजरिए से देखा उसको, आप उसे अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, जो भी। इवन यू कैन राइट क्रिटिकल इवैल्यूएशन, मैंने यहाँ पर वाजे कर दिया है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि किसी ऑथर ने कोई रिसर्च की है तो उस रिसर्च के अंदर ये खराबियां मौजूद हैं। लेकिन याद रखें, जिस तरह एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को बचा रहा होता है, हर इदारे का एम्प्लॉय अपने दूसरे पेटीबंद भाई को बचा रहा होता है, इसी तरह ऑथर्स जो है उमूमन वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन बनी जाते हैं, बल्कि वो ब्राइटर साइड ऑफ द वर्क देखते हैं और उसी को हाईलाइट करते हैं, जो कि एक इथिकल वे भी है। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको किसी लाइब्रेरी में जाना है। बिल्कुल, अब लाइब्रेरी में जाने का दौर खत्म हो गया। अब टेक्नोलॉजी मौजूद है आपके पास, और वो टेक्नोलॉजी गूगल स्कॉलर की शक्ल में आपके सामने है। तो आई होप, स्ट्रांगली होप, कि आप में से हर किसी के पास जीमेल का अकाउंट मौजूद है। सबसे बड़ा डोमेन है दुनिया में यूज होने वाला ईमेल का, और इसी के ऊपर बहुत सारे जो फोन हैं, स्मार्टफोन्स, वो भी कनेक्ट होते हैं, और उनके जो प्ले और ऐप स्टोर हैं उसके अंदर जीमेल ज्यादातर चलता है। गूगल जो है वो तेजी के साथ इमर्जिंग तो नहीं कहूंगा, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल डोमेन है। तो सबके पास जीमेल का अकाउंट होगा। तो आप किसी वक्त भी गूगल क्रोम में जाएं, और वहां जाने के बाद आप इस विंडो को ओपन करें तो गूगल लिखा हुआ नजर आता है, और गूगल के अंदर भी आप बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। लेकिन वाई गूगल स्कॉलर, वाई नॉट गूगल? याद रखें, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स के अंदर चूंकि पीयर रिव्यूड आर्टिकल नहीं होते, ऑथेंटिसिटीज की थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, लिहाजा इसके अंदर डायरेक्ट सर्च करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसके रेफरेंसेस वीक होते हैं। वो कहते हैं तला, इसमें हर चीज सच्ची झूठी सब मौजूद है कहानियां। कहते हैं तलाश मंजिल के मरहलों में ये मौजा एक अजीब देखा, फरेब राहों में बैठ जाता है सूरत एतबार बनकर। तो याद रखें कि गूगल को यूज इसलिए नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह पर गूगल स्कॉलर को यूज किया जाता है। किसी वक्त भी आप अपनी सर्च विंडो में गूगल की गूगल स्कॉलर को लिख दें, और उसके बाद जो पेज आएगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि उसमें क्या करना है।